बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। फिल्म है बेबी के इस गाने से संपादकीय यानी एसपीडी के वाल एक का आगाज हो चुका है। एसपीडी के वाल एक में हम शुरुआत करते हैं गुणकारी है गन्ना से। पूर्णिमा मित्रा की लिखी हुई ये लेख प्रस्तुत करते हैं। एसपीडी के वाल एक का पहला पेशकश गुणकारी है गन्ना। गुणकारी है गन्ना। गन्ने के ताज़ा व साफ रस में शरीर को पोषण देने वाले अनेक तत्व जैसे विटामिन ए, विटामिन के, कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा, मैग्नीशियम, ग्लूकोज वगैरह प्रचुर मात्रा में विद्यमान होते हैं। गन्ने के रस में जरा सा अदरक का रस, नींबू का रस व सेंधा नमक डालने से यह सुपाच्य हो जाता है। निम्न रोगों में गन्ने का सेवन करने से कुछ दिनों में राहत का अनुभव होता है। अपच या कब्ज होने पर दोपहर में प्रतिदिन 1 गिलास गन्ने के रस का सेवन करें। अफारा दूर करने हेतु 2 गिलास गन्ने का रस उबालें, उसे ठंडा करके उसमें 1 छोटा चम्मच नींबू का रस व 1 छोटा चम्मच अदरक का रस मिलाकर कुछ दिन सेवन करके देखें। अनीमिया दूर करने हेतु गन्ने के रस से बनी खीर का प्रतिदिन सेवन करें। कुछ ही दिनों बाद शरीर हष्ट पुष्ट हो जाएगा। थकावट व घबराहट दूर करने हेतु प्रतिदिन 1 गिलास गन्ने का रस अवश्य पिएं। कुछ ही दिनों में फर्क महसूस होने लगेगा। गले की खराश व खांसी दूर करने हेतु प्रतिदिन 1 कप गन्ने का रस 2 वक्त पिएं। गन्ने के रस को गर्म करके इसकी गाढ़ी चाशनी बना लें। इस चाशनी को पिसा हुआ भुना जीरा डालकर दोनों वक्त भोजन उपरांत करीब 5-6 चम्मच सेवन करें। इससे सर्दियों में शरीर में ताकत बढ़ती है व शरीर निरोग बना रहता है। गला बैठने, कफ जमने पर उबले या लकड़ी के कोयले की आंच में जरा से गन्ने को सेंक कर प्रतिदिन चूसें। भूख न लगने पर प्रतिदिन गन्ने का 1 छोटा गिलास रस पिएं। हड्डियों व दांतों की मजबूती हेतु बच्चों को प्रतिदिन 1 कप गन्ने का रस अवश्य पिलाएं। पायरिया दूर करने हेतु प्रतिदिन गन्ने को दांतों से छीलकर उसका रस चूसें। गन्ने की छाल को सुखाकर उसका जलाकर उसकी राख को मंजन के रूप में प्रयोग लाने से दांत उम्र भर खराब नहीं होते। सुमित्रा पूर्णिमा मित्रा की ये लेख थी, गुणकारी है गन्ना। और अब जो है गुणकारी है गन्ना के बाद एसपीडी के वाल एक में प्रस्तुत करेंगे भारत स्वाभिमान, स्वास्थ्य व्यवस्था परिवर्तन और स्वामी रामदेव। डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी की ये लेख प्रस्तुत करेंगे। एसपीडी के वाल एक की इस रिकॉर्डिंग में गाने का भरपूर आनंद उठाया हुआ चला जाएगा। भारत स्वाभिमान व्यवस्था परिवर्तन और स्वामी रामदेव। डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी की ये लेख प्रस्तुत करते हैं जिसका शीर्षक है भारत स्वाभिमान व्यवस्था परिवर्तन और स्वामी रामदेव। एसपीडी के वाल एक में भारत में जनसंप्रभुता की प्राप्ति के उपरांत भारत की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता के शिल्पियों ने यह परिकल्पना की थी कि राष्ट्र में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक समता पर आधारित एक स्वावलंबी, न्यायप्रिय सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक अधिरचना की स्थापना होगी। हजारों वर्षों की दास्तान में सड़ी गली सामाजिक व्यवस्था से राष्ट्र मुक्त होगा। समाज के अंतिम सोपान पर खड़े व्यक्ति के सम्मुख भोजन की थाली होगी जो उनके मुरझाए चेहरों पर लाली भर देगी। राष्ट्र का सर्वहारा वर्ग आर्थिक स्वावलंबन ही से प्राणवान हो जाएगा। सामाजिक रूप से अत्यंत जय गूंगा भारत वाचाल हो उठेगा।
झोपड़ियों में दिए जल उठेंगे, मजबूरी में घर का उपवास व्रत टूटेगा, गरीब घरों के चूल्हों में चिंगारी चमकती रहेगी। भाव से भरी इन्हीं संवेदनाओं को भारतीय संविधान के उद्देश्य पत्र में समाहित किया गया है। सन 1947 से 1952 में भारत के राष्ट्र के स्वतंत्र भुक्तांगन में लोकतंत्र के शिशु का पुनर्जन्म हुआ। कहने को भारत का शासन भारत के लोगों के हाथ में आया। भारत के संविधान की प्रथम पंक्ति हम भारत के लोग भारतीय प्रशासन की जन संप्रभुता की प्रत्याभूति है। परंतु 1952 से प्रारंभिक भारतीय लोकतंत्र की यात्रा आज 2010 तक पहुंच चुकी है तथा अपनी निरंतरता में है। परंतु भारतीय लोकतंत्र के खट्टे मीठे अनुभवों तथा वर्तमान राजनीतिक आर्थिक परिवेश के व्यापक अपदूषण से प्रत्येक भारतीय का मन गहरे विद्रोह से भर उठता है। राजनीति और राजनेताओं से विश्वास उठता जा रहा है और लगभग सभी भारतीय राजनेताओं की विश्वसनीयता समाप्त हो उठी है। राजनीति शब्द का अभिप्राय राज्य को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करना है। अपने अर्थ के विपरीत आज राजनीति का अभिप्राय छल कदम, कुटिलता और भ्रष्टाचार हो गया है। राजनीति का सतत अनुप्रयोग जो लोकतंत्र की अनिवार्य शर्त है, इतनी भयावह और डरावनी हो गई है कि भारत का सभ्य नागरिक भारत की राजनीतिक प्रक्रिया में भर्ती होने से कतरा रहा है। भारत की राजनीतिक संरचना अपने पथ से इतनी विचलित हो चुकी है कि आम क्रिय शक्ति वाला नागरिक राजनीतिक प्रक्रिया में सम्मिलित होने का एहसास नहीं करता। राजनीति साधन की जगह साध्य हो गई है। अब राजनीति में वही व्यक्ति सफल हो सकता है जिसके पास प्रचुर आर्थिक सामर्थ्य है। विधिवत 20 लाख और 10 लाख रुपए की खर्च सीमा क्रमशः लोकसभा और विधानसभा के लिए निर्धारित की गई है, परंतु इस विधिक सत्य के विपरीत व्यवहार में विधानसभा का चुनाव खर्च न्यूनतम 50 लाख और लोकसभा का न्यूनतम चुनाव खर्च 1 करोड़ रुपये आता है। अर्थ के अधिक ने लोकतंत्र को अभिजात्य तंत्र में रूपांतरित कर दिया है। यही वह महत्वपूर्ण बिंदु है लोक और तंत्र के दुराव का। यह घोर आश्चर्य का विषय है कि लोकतंत्र की इस मौलिक विकृति के प्रति भारतीय राजनीतिक दल प्रणाली की कोई भी पार्टी इस गंभीर राष्ट्रीय प्रश्न पर मौन है। भारतीय राजनीति के पतन का मूल्य कारण चुनावी भ्रष्टाचार में निहित है, अर्थात भारतीय राजनीतिक भ्रष्टाचार की जड़ें चुनावी भ्रष्टाचार में निहित है और इसीलिए पूर्ण प्रशासनिक राजनीतिक ढांचा भ्रष्टाचार से ओतप्रोत है। गांधी का ग्राम स्वावलंबन, लोहिया का चौखंबा राज और जयप्रकाश के दल विहीन लोकतंत्र की परिकल्पना इस देश में रोज धूल घुसरित होती है। डॉक्टर अंबेडकर का बहिष्कृत भारत अपने नए स्वरूप में रोज बहिष्कृत होता है। उस देश के महानगर के फुटपाथों और गांव के खेत खलिहानों में देखा जा सकता है और राजनेता इन्हीं के नाम पर सत्ता की रोटियां सेकते हैं तथा अभिजात्य जीवन शैली जीते हैं, जिनके सम्मुख मध्ययुगीन सामान्यवाद की कुरीतियां फीकी पड़ जाती है। राजनीति के इस घनघोर निराशा भरे परिवेश में देश के नागरिकों को निराशा में कर्तव्य बोध को जागृत करने के लिए महात्मा बुद्ध, रामकृष्ण तथा महात्मा गांधी की भांति इस राष्ट्र को पर्णावान करने तथा नेतृत्व विहीन देश को सफल नेतृत्व प्रदान करने के लिए भारत के स्वाभिमान को सुरक्षित तथा समायोजित करने के लिए स्वामी रामदेव के भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के सामूहिक नेतृत्व ने लोकतंत्र को लोगों तक ले जाने के लिए तथा लोकतंत्र को तथ्यतः लोकतंत्र बनाने के लिए जो राष्ट्रीय परिकल्पना, राष्ट्रीय विमर्श तथा राष्ट्रीय परिसंघवाद का समारंभ किया गया है, उससे राष्ट्र के आम आदमी को राजनीति के प्रति अविश्वसनीयता के मध्य राजनीतिक विश्वसनीयता का संचार हो रहा है। आज की भारतीय राजनीति उस मोड़ पर खड़ी है जिस स्थिति में भारत सन 1947 के पूर्व खड़ा था। तब विदेशी सत्ता से विमुक्ति के लिए स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानियों ने अपना प्राण देकर आज अपने ही देश के सत्ता में बैठे प्रशासकों तथा विपक्ष में बैठे राजनीतिज्ञों, भ्रष्ट नौकरशाहों तथा बिचौलियों से देश को मुक्त कराना है। यथास्थितिवादियों के लिए देश की राजनीति में परिवर्तन संभव नहीं है, क्योंकि स्वतंत्रता के उपरांत 60-70 वर्षों की शिथिलता को तोड़ना संभव नहीं है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि सत्ता, संस्कृति और संत जब जब एक सरेख में रहे हैं, तब तक भारतीय प्रशासन का कालखंड स्वर्ण काल था।
दूसरी तथ्य की व्याख्या डॉक्टर लोहिया दूसरे ढंग से करते थे तथा धर्म को अल्पकालिक राजनीति तथा राजनीति को दीर्घकालिक धर्म कहते थे। यदि भारतीय राजनीति जिसमें स्वतंत्रता संग्राम का संपूर्ण कालखंड समाहित कर लिया गया जाए तो स्वामी रामदेव एवं आचार्य बालकृष्ण भारतीय राजनीति को पुनः मूल अक्ष की ओर ले जाने का सत प्रयास कर रहे हैं। इस सत प्रयास की सफलता की सहजता स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रही है, जिसके कुछ मौलिक कारण है। राजनीति में सुविचार, स्वच्छता, स्वावलंबन तथा समरसता तभी आती है जब राजनीति तथा उसके प्रयोगकर्ता आदर्श और त्याग का अनुगमन करे। समाज निर्माण और राष्ट्र निर्माण की आवश्यक शर्त संतति और संपत्ति से विमुक्ति है। कार्यकर्ता तब तक राजनीति को राष्ट्र निर्माण और समाज निर्माण का साधन नहीं बनाएंगे, तब तक व्यवस्था परिवर्तन संभव नहीं हो पाएगा। भारतीय राजनीति में स्वतंत्रता के बाद पहली बार भारत की जनता और मीडिया के समक्ष स्वामी रामदेव और भारत स्वाभिमान ट्रस्ट ने राजनीति को साधन बनाने की स्पष्ट घोषणा तथा स्पष्ट प्रारूप प्रस्तुत किया है, जिसका मूल मंतव्य जितनी बड़ी सेवा जितना बड़ा त्याग और उसी के अनुपात में उत्तरदायित्व का सिद्धांत भारतीय राजनीति का कंचन और कामिनी से मुक्त होने का श्री गणेश है। यह केवल परिकल्पना और प्रारूप तक सीमित नहीं है, अपने संपूर्ण ईश्वर वैभव तथा विलासिता को ठोकर मारकर विदेश की नौकरियों को छोड़कर हजारों की संख्या में भारत स्वाभिमान ट्रस्ट में सम्मिलित हुए युवक युवतियां इस बात की ज्वलंत प्रमाण है कि व्यवस्था परिवर्तन अब दूर की बात नहीं है। विश्व की क्रांतिकारी व्यवस्था परिवर्तन इस बात का साक्षी है कि जिस देश का मध्यम वर्ग और युवा मेघा ने अपने चित्त और चिंतन से जिस जीवंत परिकल्पना को जैसे मोड़ देना चाहा, उस युग उसी के अनुसार परिवर्तित हुआ। भारतीय इतिहास की ऋषि परंपरा में ऐसे अनेक पड़ाव हैं जब देश के ऋषियों ने राष्ट्र में नव संवेदना तथा नव चेतना का संचार किया। भारत स्वाभिमान तथा स्वामी रामदेव भारत की इसी मूल्य चेतना को मूर्त रूप प्रदान कर रहे हैं। संपूर्ण देश इसका स्वागत कर रहा है तथा राजनीतिज्ञ भयभीत है। डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी की यह लेख थी। शीर्षक था भारत स्वाभिमान, व्यवस्था परिवर्तन और स्वामी रामदेव। अब जो है प्रस्तुत करेंगे कर्नल किरपाल सिंह की लेख राष्ट्रवादी भावनाओं की सरकार द्वारा अवहेलना। कुछ समय से सरकार और राष्ट्रवादी विचारधारा वाले समाज सुधारकों के मध्यम जो विरोध भाषा व वायुक युद्ध चल रहा है, उससे देश के अधिकतर नागरिक आहत हैं। सरकार के 2-3 मंत्रियों व कांग्रेसी प्रवक्ताओं ने अन्ना हजारे व रामदेव के प्रति जिस अनुचित भाषा का प्रयोग किया है वह निंदनीय है। वैसे तो रामदेव जी का बड़बोलापन भी अवांछनीय है। लोकपाल विधेयक पर अन्ना हजारे के विचार अधिक अच्छे व जनहित में है। इस विधेयक पर सरकार का रवैया निसंदेह शंकाजनक होने के साथ समाज हित में भी बहुत कम है। अपनी इच्छा अनुसार लाचार सा विधेयक पारित कराने का सरकार दबाव बना रही है। सरकार के लिए ऐसा करना अनुचित है। भारत के नागरिक ऐसा लोकपाल विधेयक नहीं चाहते जैसा कि कांग्रेस सरकार रूपरेखा बना रही है। अब देखना यह है कि 16 अगस्त के उपरांत कैसी उपस्थिति होगी। हर परिस्थिति से निपटने के लिए सरकार सक्षम है, क्योंकि सरकार की मुट्ठी में सत्ता तंत्र है। ऐसा सत्ता तंत्र जो मासूम जनता पर डंडे बरसाना व आंसू गैस गोले दागना अपना अधिकार मानता है। अफसोस की बात तो यह है कि आज भारतवर्ष में राष्ट्रवादी नेताओं का अकाल है। सभी राजनीतिक दल राष्ट्र को लूटने में लगे हैं। जिस राजनीतिक दल का अधिक सत्ता काल है वह इतना अधिक भ्रष्ट है। राजनेताओं का जितना अधिक धन विदेश में है उतनी ही धन संपत्ति देश में भी है। आज के राजनीतिज्ञों पर तो यही कहावत सही है कि जिसके हाथ नहीं लगा वही ईमानदार, बाकी लुटेरे। देश में जब तक वर्तमान वोट प्रणाली व चुनाव नीतियां हैं उस समय तक तो राष्ट्र में भ्रष्टाचार, अन्याय, अराजकता, अपराध लगभग ऐसे ही चलते रहेंगे। अगर परिस्थिति में कुछ सुधार लाना है तो चुनाव प्रणाली में परिवर्तन लाने होंगे, न्यायपालिका का विस्तार करके उनके अधिकार बढ़ाने होंगे, सुदृढ़ लोकपाल व्यवस्था लागू करनी होगी। राजनीतिज्ञों पर जन आंदोलनों का प्रभाव निरंतर जारी रखना होगा ताकि राष्ट्रवादी भावनाएं कुलची न की।
न जा सके। सरकार की ये भारी भूल है कि अन्ना हजारे के साथ 2-3 सहयोगी ही हैं जो समानांतर सरकार चलाना चाहते हैं। अन्ना हजारे अकेले नहीं बल्कि अधिक से अधिक देश की जनसंख्या इनके साथ है। वैसे भी राष्ट्र व समाज हित के विषय उठाने वाला व्यक्ति अकेला होकर भी काफी अकेला नहीं रहता। राष्ट्र की भावनाएं व आवाज उसके साथ होते हैं। लोकपाल विधेयक की जो रूपरेखा सरकार ने बनाई है वह जनहित में नहीं है। इस विधेयक से 15% नौकरशाही का भ्रष्टाचार का खेल जारी रखने की छूट है। राजनीतिज्ञ भी अपने पैंतरे मारने के लिए स्वतंत्र है। देश के जागरूक नागरिक राष्ट्रीय जन कल्याण आंदोलन में संघर्ष जारी रखे तभी भ्रष्टाचार अन्याय अपराध को दूर करने की कुछ आशा की जा सकती है। वैसे तो सत्तासीन राजनीतिज्ञों को अभी चाहिए कि अपने अहम हठधर्मी को त्याग कर सर्वाधिक जन कल्याण के प्रति उदारता पूर्वक विचार करे तो बहुत अच्छा होगा, पर सरकार शायद ही ऐसा करे। सत्तासीन पार्टी को फिर यह मंथन करना होगा कि जो जनता सत्ता पर बैठा सकती है वही जनता सत्ता से गिरा भी सकती है। सकती है, सकती है, सकती है, सकती है, सकती है। यह थी कर्नल कृपाल सिंह की लेख शीर्षक था राष्ट्रवादी भावनाओं की सरकार द्वारा अवहेलना। शिक्षा के मंदिर को राजनेताओं से दूर रखें। डॉक्टर गौरी शंकर राजहंस की ये लेख प्रस्तुत करते हैं जिसका शीर्षक है शिक्षा के मंदिर को राजनेताओं से दूर रखें। 17 मिनट पर हम रिकॉर्डिंग करते हैं इससे। स्पेडी के वाल 1 में जब से यूपीए सरकार की दूसरी पारी शुरू हुई है शिक्षा के क्षेत्र में अमूल्य परिवर्तन देखा जा रहा है। सबसे बड़ी उपलब्धि तो यह है कि सरकार ने शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया है। अब कोई भी स्कूल किसी छात्र को अपने यहाँ दाखिला देने से मना नहीं कर सकता, चाहे छात्र के अभिभावकों की आर्थिक हालत कितनी ही खराब। परंतु इसका दूसरा पक्ष भी है। शिक्षा का दायित्व अधिकतर राज्य सरकारों का है। अनेक राज्य सरकारों ने केंद्र से कहा है कि वे दिवालिया है। जब तक केंद्र ढेर सारा फंड नहीं देगा वे इस योजना को लागू नहीं कर पाएंगे। अतः बात केंद्र और राज्य सरकारों के बीच खींचातानी में उलझ गई है। उच्च शिक्षा में भी व्यापक परिवर्तन किया जा रहा है। इस सिलसिले में यह आवश्यक है कि उच्च शिक्षा को बदनाम राजनेताओं जैसे अजगरों से बचाया जाए। हाल में देखा गया है कि बहुत से सांसद और पूर्व सांसदों ने छोटी छोटी जगहों पर इंजीनियरिंग, मेडिकल और बिजनेस मैनेजमेंट के कॉलेज खोल लिए हैं। उसमें एडमिशन की इच्छा रखने वाले छात्रों के अभिभावकों से वे या उनके दलाल लाखों रुपए की मोटी रकम रिश्वत के रूप में लेते हैं जिसकी कोई रसीद नहीं दी जाती। कहीं तो ये रिश्वत की रकम हर साल मांगी जाती है। राजनेताओं द्वारा इंजीनियरिंग, मेडिकल और बिजनेस मैनेजमेंट के कॉलेज खोलने की परंपरा महाराष्ट्र के सांसदों और पूर्व सांसदों ने शुरू की थी। आज भी महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में दर्जनों ऐसे कॉलेज हैं जो राजनेताओं द्वारा गैर कानूनी तरीके से चंदा जमा कर खोले गए हैं। इन सभी कॉलेजों में राजनेता कुंडली मारकर बैठ गए हैं। जब तक उन्हें मोटी रकम रिश्वत के रूप में नहीं दी जाती वे छात्रों को चाहे वे कितने भी होनहार हो एडमिशन नहीं देते। महाराष्ट्र के छोटे छोटे गांवों में स्थित ये मेडिकल, इंजीनियरिंग और बिजनेस मैनेजमेंट के कॉलेज पहले भी धड़ल्ले से चलते थे और आज भी धड़ल्ले से चलते हैं। सारा लेन देन गुप्त तरीकों से होता है। प्रतिभावान छात्र आज भी पैसे के अभाव में दाखिला नहीं पा सकते और फिसड्डी छात्र पैसे के जोर पर सीना तान कर पा लेते हैं। राजनेताओं का यह फूला बिजनेस पूरे देश में फैल गया है। खासकर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में तो ऐसे तथाकथित प्रोफेशनल कॉलेजों की भरमार है। इस सिलसिले में एक दिलचस्प तथ्य है यह है कि
अनेकों प्रोफेशनल कॉलेजों को सरकार या विश्वविद्यालयों की तरफ से कोई मान्यता प्राप्त नहीं है, परंतु ये राजनेता गरीब छात्रों और उनके अभिभावकों को बहला फुसलाकर तथा समझा बुझाकर यह मानने को तैयार कर देते हैं कि इन कॉलेजों को सरकार और विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त है और बहुत शीघ्र सरकार की तरफ से इस तरह का पत्र आने वाला है। लोगों को उनके झूठे आश्वासन पर विश्वास हो जाता है और वर्षों के बाद जब भेद खुलता है तब छात्र और उनके अभिभावक अपने तकदीर पर रोने लगते हैं। जब से भारत में आर्थिक उदारीकरण का दौर शुरू हुआ है, एमबीए की डिग्री का मांग बहुत बढ़ गई है। यह देखकर अनेक हिंदी भाषी राज्यों में राजनेताओं ने एमबीए की डिग्री दिलाने के लिए सैकड़ों कॉलेज खोल रखे हैं। अधिकतर मामलों में ऐसे कॉलेजों को सरकारी मान्यता प्राप्त नहीं है, परंतु झांसा देकर एडमिशन लेने वालों को संतुष्ट कर दिया जाता है कि कॉलेज को मान्यता प्राप्त है। उनसे रिश्वत में मोटी रकम ली जाती है। दबंग राजनेता आसानी से सीनेट और सिंडिकेट के सदस्य बन जाते हैं और वहां अपने प्रभुत्व के बल पर प्राइमरी स्कूल के मकानों में चलने वाले इन तटपुंजिया बिजनेस मैनेजमेंट के कॉलेजों को मान्यता दिला देते हैं। कुछ वर्ष पहले मैं दिल्ली के एक अग्रगण्य समाचार पत्र के एक शीर्ष पद पर था, जहां मुझे सिलेक्शन बोर्ड के अन्य सदस्यों के साथ आए दिन पत्रकार और गैर पत्रकारों का इंटरव्यू लेना पड़ता था। एक घटना मुझे आज तक याद है। अंग्रेजी के अखबार की रिपोर्ट के लिए एक हिंदी राज्य का युवक आया था, जिसने वहां के एक विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में प्रथम श्रेणी की डिग्री प्राप्त की थी। जब सिलेक्शन बोर्ड के अन्य सदस्यों ने उससे प्रश्न किया तो वह न तो अर्थशास्त्र के प्रश्नों का कोई जवाब दे सका और न उसे जनरल नॉलेज था। मैंने उससे कहा कि उसे नौकरी मिल सकती है, परंतु वह सच सच बतावे कि उसे प्रथम श्रेणी की डिग्री कैसे मिली। उसने कहा कि उसके राज्य में तो ये आम प्रथा है कि परीक्षा में कोई और बैठता है और डिग्री किसी और को मिलती है। उसके बीए ऑनर्स और एमए की परीक्षा में उसके जीजा के दोस्त बैठते थे, जो किसी दूसरे राज्य में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे। उसके राज्य में जब कॉफी की जांच होती है, जब जांच करने वाले प्रोफेसरों को तगड़ी रिश्वत देकर अव्वल नंबर प्राप्त कर लिया जाता है। मैंने और सिलेक्शन बोर्ड के अन्य लोगों ने हैरानी जाहिर की। इस पर उस युवक ने कहा कि उसके राज्य में मंत्रीगण दूसरों की थीसिस चुराकर डॉक्टर बन जाते हैं। वहां सरकारी हवाई जहाज से मंत्रियों के रिश्तेदार एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं और उस शहर में भी मंत्रियों के रिश्तेदारों की परीक्षा के लिए अलग कमरा रहता है, जहां कोई अन्य व्यक्ति उस अमुक मंत्री के रिश्तेदार की जगह परीक्षा दे देता है और मंत्री का रिश्तेदार प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो जाता है। फिर उस फर्जी डिग्री के बल पर उसे उसी राज्य में बड़ी नौकरी मिल जाती है। ऐसे में उसके मामले में ही यह भेदभाव क्यों? मैंने उस युवक से कहा कि इंटरव्यू के बाद वह मेरे कमरे में मुझसे मिले। मैंने उसे बताया कि उसके राज्य में ऐसा होता होगा, परंतु दिल्ली में ऐसा नहीं होता। यहाँ केवल प्रतिभावान व्यक्ति को ही नौकरी मिलती है जिसने कड़ी मेहनत करके डिग्री हासिल की है। मैंने उस युवक से कहा कि वह साल 2 साल कड़ी मेहनत करके फिर से एमए की परीक्षा प्राइवेट के रूप में किसी दूसरे विश्वविद्यालय से पास कर ले। उसके बाद उसे कहीं न कहीं नौकरी अवश्य मिल जाएगी। जो इन नौकरियों के लिए लागू है वही बिजनेस मैनेजमेंट के लिए भी है। कुछ हिंदी भाषी राज्यों में राजनेताओं के दलाल गरीब छात्रों के अभिभावकों को बेवकूफ बनाते हैं कि उनके नेताजी की दोस्ती बड़े बड़े उद्योगपतियों से है, अतः उनके लड़के ने इस कॉलेज में एमबीए की परीक्षा पास कर ली तो एक बहुत बड़ी नौकरी तो मानो उसकी जेब में है। यह सरकार धोखा है। जब तक गरीब अभिभावकों और छात्रों की नींद खुलती है तब तक देर हो जाती है। हिंदी भाषी राज्यों में स्थिति अत्यंत ही दयनीय है। समय आ गया है जब उच्च शिक्षा के मामले में शिक्षा माफिया का दबदबा शीघ्र समाप्त किया जाए। डॉक्टर गौरी शंकर राजहंस की इस लेख, जिसका शीर्षक है शिक्षा के मंदिर को राजनेताओं से दूर रखने के बाद, अब जो है प्रस्तुत करेंगे पहाड़ व मैदान की खाई। चोरी चोरी चुपके चुपके जादू जगाया तुमने। डॉक्टर श्री गोपाल नारसन की यह लेख है। 11 साल में बढ़ गई पहाड़ व मैदान की खाई। SPD के वाल 1 में आपका फिर से स्वागत करते हैं इस 24 मिनट के रिकॉर्डिंग में। 11 साल में बढ़ गई है पहाड़ व मैदान की खाई। भाई इस बात में कोई शक नहीं कि गाने का भरपूर मजा लिया जा रहा है और अभी जो है फिल्म हलचल का ये गाना चल रहा है।
डॉक्टर श्री गोपाल नारसन की यह लेख प्रस्तुत करते हैं पहाड़ व मैदान की खाई। उत्तराखंड बने 11 साल हो गए, लेकिन राज्य की मूलभूत समस्याएं ज्यों की त्यों है। सरकार न तो राज्य का ढांचागत सुधार कर पा रही है और न ही आम जनता से जुड़े सरोकार पूरे हो पा रहे हैं, बल्कि राज्य में पहाड़ व मैदान की खाई लगातार बढ़ी है। यही कारण है कि लोगों में सरकार के प्रति नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। पहाड़ में प्रतिदिन होती सड़क दुर्घटनाओं से जहां लोग बेमौत मरते रहे हैं, वहीं भूस्खलन की घटनाएं भी पहाड़ के लोगों के लिए मुसीबत का सबब लगातार बनी हुई है। पृथक राज्य बनवाने का मकसद राज्य में अन्य राज्यों की अपेक्षा खुशहाली लाना था, लेकिन आर्थिक संसाधनों की कमी और सरकार का ढीलापन राज्य के लिए मुसीबत का कारण बना हुआ है। राज्य के लोगों की शिकायत है कि राज्य में न सिर्फ कानून व्यवस्था पंगु है, बल्कि भ्रष्टाचार भी ऊपर से नीचे तक जा पहुंचा है। राज्य में 11 साल बीतने के बाद भी सड़कें बदहाल है। पिछली बरसात में हुई भारी बारिश के बाद तो सैकड़ों की संख्या में सड़कें ध्वस्त हो गई थी, जिन्हें ठीक कराने के झूठे दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इन ध्वस्त सड़कों की मरम्मत का काम अभी तक भी पूरा नहीं हो पाया है। बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जिनके मकान बारिश में गिर गए थे, परंतु आज तक नहीं बन पाए और उन्हें खुले आसमान के नीचे जीवन यापन करना पड़ रहा है। पहाड़ पर उद्योग न लग पाना, बेरोजगारी के कारण गांवों में पलायन, शराब में डूबती युवा पीढ़ी, पीने के पानी की समस्या, पहाड़ में चौपट होती खेती, नदियों के नाजायज दोहन जैसी अनेक समस्याएं पहाड़ के विकास को पलीता लगा रही है। लेकिन सरकार इन सब से बेखबर होकर कागजी उपलब्धियां गिनाने में व्यस्त है। इन 11 सालों में सरकार न तो अपनी कोई नीति बना पाई है और न ही राज्य के अपने कानून ही बन पाए हैं। परिसंपत्तियों के बंटवारे तक का मामला अधर में लटका हुआ है। इतना ही नहीं, उत्तराखंड के आंदोलनकारियों तक को न्याय के लिए भटकना पड़ रहा है। हाल ही में विधानसभा सत्र के आखिरी दिनों में मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन और यूकेडी के विधायक गोपाल रावत के बीच पहाड़ व मैदान को लेकर जो मारपीट हुई, उससे पूरे देश में उत्तराखंड को शर्मसार होना पड़ा है। लेकिन अफसोस यह है कि विधानसभा ने भी मामले को शून्यकाल का मानकर इसको दबाने की कोशिश की, जबकि इस घटना के लिए दोषी विधायक इस तरह से समाप्त की जानी चाहिए थी। ऐसे में राज्य की वर्षगांठ की खुशी मनाए भी तो कैसे। अलबत्ता सरकार पीड़ितों व शिक्षितों को राहत पहुंचाने के बजाय उपलब्धियों के कसीदे मीडिया के माध्यम से प्रदर्शित करते नहीं थक रही है। इन 11 सालों में तिवारी शासनकाल में हुए विकास कार्यों को दरकिनार कर दें तो उपलब्धियों के नाम पर ऐसा कुछ नहीं है जिस पर गर्व किया जा सके। अलबत्ता भाजपा शासनकाल में एम्बुलेंस सेवा 108 व हाल ही पारित लोकपाल विधेयक जैसे कदम जरूर उठाए गए हैं, परंतु आज भी लोगों का मूल निवास प्रमाण पत्रों, जाति प्रमाण पत्रों के लिए भटकना और अपने ही राज्यों में परायेपन का दुख झेलना जारी है। राज्य में भ्रष्टाचार सिर चढ़कर बोल रहा है, तो आए दिन हत्या, लूट, अपहरण व चोट की घटनाओं ने भाजपा के भयमुक्त समाज व भ्रष्टाचार मुक्त शासन की कलई खोल दी है। डॉक्टर श्री गोपाल नारसन की लेख एसपीडी के वाल 1 में, जिसका शीर्षक था 11 साल में बढ़ गई है पहाड़ व मैदान की खाई। दुनिया का भविष्य और भारत के बुद्धिजीवी। उपाध्याय चंद्र कोचर की यह लेख प्रस्तुत कर रहे हैं, दुनिया का भविष्य और भारत के बुद्धिजीवी। दुनिया का भविष्य विश्व एकता में है। एकता का एक अर्थ है विश्व सरकार की स्थापना। विश्व सरकार बहुत दूर की बात है, पर समतल होती दुनिया, अंतरकलह से जूझती दुनिया, आतंक से लड़ती दुनिया, धार्मिक कट्टरता से दुखी दुनिया, असमानता से प्रताड़ित दुनिया की कई बड़ी समताओं का एकमात्र हल विश्व सरकार में है। मानव जाति के उद्धार का, उसके उत्थान का कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आता। विश्व एकता के सपने मानव सदियों से लेता रहा है। अब समय आ गया है जब हम इस संबंध में जनता को जागरूक करें, इसकी समस्याएं उठाएं, इसके स्वरूप के बारे में चर्चा करें, इसकी संभावनाओं पर विचार करें। राष्ट्रीयता आज सर्वोपरि है, पर हम क्षेत्रवाद की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। क्षेत्र हित राष्ट्रीय हितों से नया रिश्ता कायम कर रहे हैं। अमेरिका का एकाधिकार भी टूट रहा है। विश्व व्यापार के नए तरीके और नए मापदंड खोजे जा रहे हैं। विश्व के देशों की परस्पर निर्भरता बढ़ती जा रही है।
ऐसे वक्त में विश्व सरकार के बारे में चिंतन मंथन नहीं करना भविष्य की अनदेखी करना है। ग्लोबल वार्मिंग भी दुनिया को एक साथ रहने, एक अलग दृष्टि से देखने को मजबूर कर रही है। बिना विश्व दृष्टिकोण के विश्व पर मंडराए इस संकट का कोई समाधान नहीं हो सकता। यह एक तथ्य है कि भारतीय जनमानस कई बार संकीर्णता के बहाव में आ जाता है और भारतीय बुद्धिजीवी भी संकीर्णता से रक्षा करने के अपने उत्तरदायित्व को भूल गए हैं। समस्याएं संकीर्ण दृष्टि से सोची जा सकती है, लेकिन दूरदृष्टि ज्यादा आवश्यक है। अब विश्व गवर्नेंस और आदमी की सुरक्षा एक साथ जुड़ गई है। जब हथियार भयावह अव्यापक हो और उनके फैलने से मानव समाज और संस्कृति के नष्ट होने का खतरा हो, तो बुद्धिजीवियों का अधिक सजग होना समय की महत्वपूर्ण मांग है। इसके लिए सतत शोध, निरंतर विचार मंथन, अनवरत क्रियाशीलता जरूरी है। विदेशों में ग्लोबल वार्मिंग पर जगह जगह शोध हो रहे हैं। यह माना जा रहा है कि मानव जाति को बचाने के लिए, उसे सुरक्षा देने के लिए विश्व सरकार ही संभवतः एकमात्र उपाय है। इसके लिए अनेक तरीकों, अनेक संदर्भों से सोचा जा रहा है। समस्याएं जटिल है, अनेक है, दृष्टिकोण परस्पर विरोधी है। कहीं अति राष्ट्रवाद का खतरा है तो कहीं कट्टर धार्मिकता का, कहीं विज्ञान का खतरा है तो कहीं आतंक और अराजकता का, कहीं साम्राज्यवाद का खतरा है तो कहीं विश्व में एक शांति के आधिपत्य का, कहीं बढ़ते अपराधों का खतरा है तो कहीं नशों के फैलते साम्राज्य का, कहीं नक्सलीवाद, कहीं विचारधारा के नाम पर जुल्म बढ़ रहे हैं तो कहीं धर्म के नाम पर दुनिया बारूद के ढेर पर खड़ी है। यह मुहावरा बहुत पुराना हो गया है। बारूद, तेल, गैस, परमाणु अस्त्र जैसे विध्वंस और सर्वनाश के कई स्रोत पैदा हो गए हैं, पनप गए हैं, भयभीत कर रहे हैं। इनमें से अनेक बारूद से ज्यादा असरदार, खतरनाक है। सभी आयामों पर शोध हो रहा है, खोज हो रही है, पर भारत का बुद्धिजीवी, भारत का मीडिया इससे कम सरोकार रखता है। इस विनाश और असुरक्षा के वातावरण में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जगत आज भी जिंदा है, मौत से बच रहा है और भविष्य में जीने के लिए प्रयत्न कर रहा है। इस जगत में नाच गाना, क्लब घूमना, बाजार काम सब कुछ चल रहा है। कहीं कहीं निष्क्रिय, निष्फिक्र, कहीं सहमे तरीकों से। जरूरत इस बात की है कि विश्व की सांस्कृतिक विरासत का तुलनात्मक अध्ययन एकता ढूंढने के उद्देश्य से हो। अलगाव बहुत हो चुका, विघटन हो रहा है। सकारात्मक भूमिका की जरूरत है। सकारात्मक तत्वों की तलाश दृष्टि अच्छा शक्ति से हो सकती है, स्पष्ट लक्ष्य से ही हो सकती है। इस युग में शांति इतनी आसान नहीं है। हिंसा के वातावरण में अहिंसा और संतुलन की पैरवी करना मुश्किल है। दुनिया के नक्शे पर हिटलर आया, कोई दूसरा पागल भी आ सकता है। जब एक राष्ट्र दुनिया में सर्वे सर्वा बना हुआ हो तो बराक ओबामा के बजाय कभी भी कोई अर्ध पागल सत्ता में आ सकता है। एक अमेरिकन राजनीतिज्ञ विश्लेषक ने वर्षों पहले लिखा था, हम पागलों के द्वारा शासित हैं। यह भय कभी भी सच हो सकता है, क्योंकि परमाणु हथियारों द्वारा दुनिया को खत्म करने की कुंजी इसी व्यक्ति, जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति कहा जाता है, उसके पास है। जॉर्ज ऑरवेल की भविष्यवाणियां यदि सच हो सकती है तो यह भविष्यवाणी भी सच हो सकती है। यह सच न हो, इसके उपाय विश्व के बुद्धिजीवियों को करने चाहिए। भारत बुद्ध, महावीर और गांधी का देश है, इसलिए भारतीय संस्कृति में अहिंसा का विशेष महत्व है। इसलिए भारत के बुद्धिजीवियों का इसमें विशेष योगदान होना चाहिए। अफसोस की बात यह है कि भारतीय बुद्धिजीवी इस तरफ कम ध्यान दे रहे हैं। ये कार्य केवल कुछ विद्वानों का है। इसके लिए व्यापक पैमाने पर प्रचार प्रसार की भी जरूरत है। भारत में पीछे की तरफ देखने को आदत कुछ ज्यादा ही है। इतिहास से सबक लेना सही है। महिमा मंडन भी एक सीमा तक सही है, पर भविष्य की तरफ कम देखना उचित नहीं है, न हो सकता है। भारत क्षेत्रीय शक्ति रहे या विश्व शक्ति बने, इसका निर्णय भी भारत के बुद्धिजीवियों की सोच निर्णायक रूप में कर सकती है। भारत ने अपनी जो धाक कंप्यूटर व आउटसोर्सिंग के क्षेत्रों में जमाई है, उसके विस्तार करने का समय आ गया है। भारत का भविष्य भी संकीर्णता में नहीं है, विशालता में है, विश्व के साथ एकजुटता में है। इसके लिए विश्व सरकार का स्पष्ट दर्शन, स्पष्ट विचार होना चाहिए। सक्रिय सकारात्मक भूमिका का
कोई विकल्प नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं। यह थी उपाध्याय चंद्र कोचर की लेख, जिसका शीर्षक था दुनिया का भविष्य और भारत के बुद्धिजीवी। तो वही गरीबी क्यों नहीं जाती, प्रकाश भानु महतो की यह लेख प्रस्तुत करते हैं। मनुष्य की 3 आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। इनका अभाव ही मनुष्य की गरीबता का सूचक है। रोटी, कपड़ा और मकान के अभाव में लोग किस प्रकार जी रहे हैं, इसकी कल्पना से ही गरीबी का आभास होता है। आज हमारे देश की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। गांवों तथा शहरों की झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे गरीबों का मानना है कि अधिक बच्चे पैदा करने से ही परिवार को फायदा है, क्योंकि परिवार में बच्चे ज्यादा होंगे तो वे बड़े होते होते ही काम धंधों में लग जाएंगे, जिससे परिवार की हालत सुधरेगी। पर इससे परिवार की हालत सुधरने के बजाय और अधिक बदतर हो जाती है। कारण अस्पष्ट है। गरीब परिवार में जो बच्चे पैदा होते हैं, कुछ बड़े होते होते काम धंधों में लग जाते हैं। इससे वे पढ़ लिख भी नहीं पाते और इधर उधर काम की तलाश में भटकते रहते हैं। कभी बर्तन साफ करते हैं तो कभी कूड़ा बीनने का कार्य करते हैं। अधिकांश गरीब बच्चे तो होटलों में कप प्लेट धोते हैं। गरीब परिवार में बच्चे अधिक होने से उन्हें आवश्यकता भी अधिक होती है। फलस्वरूप सभी किसी न किसी काम धंधे में जुड़ जाते हैं ताकि परिवार को रोजी रोटी मिल सके। कामकाज न मिलने पर बेकार रहना गरीबों पड़ता है। कई जगहों पर तो गरीबों का शोषण का शिकार भी होना पड़ता है। दिन भर खटने पर भी उचित मजदूरी नहीं मिल पाती है। दिन भर काम करने के बावजूद उन्हें उनका हक नहीं मिल पाता। जिस प्रकार आज महंगाई बढ़ रही है, खाद्यान्नों तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के मूल्य आसमान छू रहे हैं, इससे गरीबों को भरपूर अनाज भी नहीं मिल पा रहा है। कामकाज न मिलने पर गरीबों को इस महंगाई के युग में रोजी रोटी का जुगाड़ करना भी मुश्किल हो जाता है। महंगाई इस कदर बढ़ रही है कि उन्हें रोटी, कपड़ा और मकान का अभाव हमेशा बना रहता है। ऐसे भी देखने सुनने में आता है कि कई गरीब परिवार भूख से मर गए। कई परिवारों ने भूखे से तंग आकर आत्महत्याएं तक कर ली। गरीबी का एक मुख्य कारण अशिक्षा भी है। अशिक्षित गरीबों का शोषण हमेशा होता आया है। पढ़ना लिखना न आने के कारण काम के बाद उनकी मजदूरी में कटौती की जाती है, जिसका पता उन्हें नहीं चल पाता है। अशिक्षित होने के कारण वे अपने हक के लिए लड़ भी नहीं सकते। यह थी प्रकाश भानु महतो की लेख, गरीबी क्यों नहीं जाती। आते हैं इस ब्रेक के बाद। आज से हर रात 9 बजे सिर्फ मूवीजों के पर। सनी बेटा, हाँ मम्मी। बेटा देख, वो है किरण, शर्मा आंटी है ना, उसकी बेटी। और वो लाल साड़ी में स्वीटी, हाय कितनी सोहनी है। खाद्य पदार्थों में मिलावट आप जो है प्रस्तुत करते हैं, कहीं हम ही तो इसके लिए जिम्मेदार नहीं? कब? होने वाली मम्मी, होने वाली। उसके पापा क्या करते हैं? नए रिश्तों का शुभारंभ। सत्यनारायण भटनागर की लेख प्रस्तुत करते हैं। खाद्य पदार्थों में मिलावट शीर्षक के अंतर्गत उन्वान है, कहीं हम ही तो इसके लिए जिम्मेदार नहीं। आजकल भ्रष्टाचार, रिश्वत और घोटालों की चर्चा जोरों चारों ओर है। लगातार छापे पड़ रहे हैं, रिश्वतखोर गिरफ्तार हो रहे हैं और देश में भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम चल रही है। अब लाखों और करोड़ों की रिश्वत के मामले प्रकाश में आ रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार और रिश्वत खाने वाले रुक नहीं रहे। भ्रष्टाचार का गंदा नाला हर जगह हर कहीं बह रहा है। कोई उसे सेवा शुल्क मान रहा है, कोई नजराना। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कारण है कि भ्रष्टाचारी राजनेता और नौकरशाह डर नहीं रहे हैं? क्या कारण है मिलावट करने वाले घी, दूध, मावे और मसाले में निडर होकर मिलावट कर रहे हैं? लोगों की जाने जा रही है लेकिन कोई परेशान नहीं है। भ्रष्टाचार का विजयनाद सब ओर सुनाई दे रहा है। क्या कभी हमने अपने आप से पूछा कि कहीं हम ही तो इसके दोषी नहीं है? राजनेताओं में अपराधी तंत्र और भ्रष्ट राजनेता चुनाव कैसे जीत जाते हैं? कौन देता है उन्हें वोट? राजनीति में धर्म, जाति, संप्रदाय, भाषा और क्षेत्र के आधार पर राजनीति करने वालों को कौन प्रोत्साहन देता है? ये ऐसे सवाल हैं जिन्हें हमें अपने आप से पूछना है, लेकिन हम अपने आप से ऐसे सवाल नहीं पूछते। हम मुंह छिपाते हैं। हम केवल दोषारोपण करते हैं। प्रजातंत्र नागरिकों का तंत्र है। हम अभी भी प्रजा बने बैठे हैं। प्रजा राजतंत्र में होती है। हम अपने भ्रष्ट राजनेताओं को अपना मालिक मान रहे हैं।
वे निर्वाचन में विजयी होने के बाद मालिक जैसा व्यवहार करते हैं। वे जनता की चिंता ही नहीं करते। वे लाखों खर्च कर करोड़ों कमाने की व्यवस्था करते हैं। वे अपने कार्यकर्ताओं को थोड़ा बहुत इधर उधर मुंह मारने की छूट दे देते हैं। मुझे हंसी आती है कि हमारे जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक चुनाव जीतने के बाद अपने प्रतिनिधि नियुक्त करने लगे हैं और ये प्रतिनिधि भी ऐसा ही व्यवहार करने लगे हैं मानो वे भी सत्ताधारी ही हैं। वे शासकीय कर्मचारियों और अधिकारियों को डराते धमकाते हैं, मारते पीटते हैं और अपने साम्राज्य की घोषणा करते हैं। वे अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं मानो वे उनके नौकर हैं। राज्य कर्मचारियों के साथ ऐसा व्यवहार कर वे जनता को यह संदेश देते हैं कि हमारी शक्ति को पहचानो। इस प्रकार संविधान के अतिरिक्त सत्ता प्राप्त करने वालों का एक दल खुलेआम जनप्रतिनिधियों के छाया में पनप रहा है, जिसका किसी विधि विधान में उल्लेख नहीं है। यह वह वर्ग है जो कोई काम नहीं करता, इसकी आय का कोई साधन नहीं है, न ये दुकान चलाता है और न इसका कोई धंधा है। यह राजनेताओं की शरण लेकर चंदा उगाते हैं, काम कराते हैं और शान से जीवन यापन करते हैं। पता लगा लीजिए, राशन कार्ड बनवाने से लेकर स्थानांतरण कराने तक ये वर्ग अपनी सक्रियता के साथ दिखाई देता है। जनता ही नहीं, पुलिस प्रशासन तक इनकी गतिविधियों को जानता है, इन्हें मानता है, इनकी सुनता है। सामान्य नागरिक की सुनने की किसी को फुर्सत नहीं है। जन शिकायत शिविर हो या समस्या निवारण शिविर, उस पर कोई विश्वास नहीं करता। ऐसी स्थिति में भ्रष्टाचार का वृक्ष फलेगा या नहीं, हम निर्णय करें। राजनीतिक दल सब जानते हैं, वे मौन है क्योंकि यह वह वर्ग है जो आड़े वक्त जुलूस निकालने, भीड़ जुटाने, जय जयकार कराने की व्यवस्था करता है। अब किसी भी रैली की सफलता के लिए भीड़ चाहिए। भीड़ मुफ्त में नहीं जुटती। भीड़ का नेतृत्व के प्रति कोई विश्वास नहीं हो। पता लगा लीजिए, सब दैनिक मजदूरी पर एकत्र किए गए लोग होते हैं और यही हर भीड़ में मिल जाएंगे, चाहे किसी भी दल का कार्यक्रम हो। मुख्य विचारणीय मुद्दा यह है कि हम सब इस स्थिति को जानते हैं, फिर चल कैसे रहा है। विद्रोह के स्वर क्यों नहीं सुनाई देते, इस प्रश्न पर गहराई से विचार करना भी आवश्यक है। मैंने कुछ विवाह संबंध तय करते सुना कि वर का वेतन तो कम है किंतु उसकी ऊपरी इनकम बहुत है, इसलिए लड़की सुखी रहेगी। विवाह जैसे संबंधों में हम ऊपरी कमाई को प्रतिष्ठा दे रहे हैं। इसका अर्थ है कि हम भ्रष्टाचार और रिश्वत को मान्यता दे रहे हैं, उसे स्वीकार रहे हैं, उसे प्रतिष्ठा दे रहे हैं। भ्रष्टाचार और रिश्वत के प्रति एक धिक्कार का भाव हमारे मन में होना चाहिए। वह गायब हो गया है। रिश्वतखोर अधिकारी और कर्मचारी पकड़े जाने के बाद शान से घूमता फिरता है। उससे सहानुभूति दिखाने वाले, सलाह देने वाले उपस्थित रहते हैं। अपने टीवी पर और समाचार पत्रों के फोटो में अपराधी राजनेता मुस्कुराते, हाथ उठाए अभिवादन करते दिखाई देते हैं। वे कहते हैं कि उन्हें सोची समझी साजिश में फंसाया गया है। हम उनके बयान अखबारों में भी पढ़ते हैं। भ्रष्टाचारी तत्व आज जितना निडर है उतना कभी नहीं रहा। लोग कहते हैं वह पैसा फेंक कर छूट जाएगा। आज तक किसी को सजा मिली है क्या जो इसे मिलेगी? और सचमुच हम देखते हैं कि सब भ्रष्टाचार सानंद अपना काम करते रहते हैं। समाज में उनके प्रति धिक्कार का भाव लगभग खत्म हो गया है। एक परिवार की मुखिया माँ ने कहा कि मौका मिलते ही रिश्वत खानी चाहिए। सारी दुनिया खा रही है, जो ना खाए वह मूर्ख है। क्या कोई ईमानदार मूर्ख बनने को तैयार है? आज इसलिए अखबार में मंत्री महोदय मलाईदार विभाग की मांग करते हैं। हमारे राजनेताओं की आय एक निर्वाचन से दूसरे निर्वाचन तक 100% से लेकर 1000% तक बढ़ गई है। बिना परिश्रम के आय अर्जित करने का कितना शानदार उद्योग है प्रजातंत्र। रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, बलात्कार जैसे अपराध कानून के भरोसे समाप्त नहीं होंगे। नागरिकों में इनके प्रति गहरा धिक्कार भाव आना ही चाहिए। इस वर्ग के सम्मान का अर्थ है इन्हें बढ़ावा देना। हमारे समाज में त्यागी, दानी, परोपकारी के प्रति श्रद्धा का भाव होता था, जो आज धन संपत्ति ने लिया है। हम ज्ञानी विद्वान का सम्मान करना भूल गए हैं। हम ये प्रश्न पूछते ही नहीं कि धन कहाँ से आया, कैसे आया। धन के प्रति हमारे दृष्टिकोण अनेक रोगों की जड़ है। विचार कीजिए, कहीं हम ही तो इस भ्रष्ट समाज के लिए जिम्मेदार नहीं है? नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। यह थी सत्यनारायण भटनागर की लेख, जिसका शीर्षक था कहीं हम ही तो इसके लिए जिम्मेदार नहीं, खाद्य पदार्थों में मिलावट के अंतर्गत।
और 1 बजे सुनाएंगी आपकी यादों से जुड़े हिट गाने। मुंबई loves to stay fit. पर अब जो है प्रस्तुत करने वाले हैं डॉक्टर गौरी शंकर राजहंस की यह लेख, संसार में खाद्यान्नों का अभूतपूर्व संकट। खाद्यान्न से संबंधित संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख संस्था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे संक्षिप्त में FAO भी कहते हैं, उसने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में यह खुलासा किया है कि सन 2007 से ही संसार में खाद्यान्नों का भारी संकट पैदा हो गया है, जिसके कारण अनेक देशों में खाद्य पदार्थों के मूल्यों में अभूतपूर्व वृद्धि हो गई है। संसार के प्रायः 1 बिलियन लोग भयानक भूख की चपेट में आ गए हैं और उन्हें एक शाम की भी रोटी नसीब नहीं हो रही है। अनाज की पैदावार घटने और उनका दाम बढ़ने के कई कारण हैं। FAO की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस वर्ष भारत में जो सूखा पड़ा वैसा पिछले 30 वर्षों में नहीं पड़ा। हाल में भारत ने 30,000 टन चावल का आयात किया है। सन 2005 से आज तक इतना बड़ा आयात उसने कभी नहीं किया था। भारत में खाद्यान्न का भयानक संकट उठ खड़ा हुआ है और बहुत संभव है अगले 3-4 महीनों में उसे लाखों टन चावल का आयात करना पड़े। प्रश्न यह है कि यह आयात आखिर होगा कहां से? चावल की पैदावार मुख्यतः एशियाई देशों में होती है। भारत और पाकिस्तान के अलावा फिलीपींस, थाईलैंड और वियतनाम में भी चावल की हाल तक भरपूर पैदावार होती थी, परंतु भयानक सूखे के कारण भारत में चावल, गेहूं, दाल तथा तिलहनों की उपज बहुत गिर गई है। प्राकृतिक आपदा के कारण फिलीपींस में भी चावल की उपज में भारी कमी हुई है। वहां गत 1 वर्ष में कई बार समुद्री तूफान, जिसे सुनामी भी कहते हैं, आया, जिससे वहां की चावल की फसल बुरी तरह प्रभावित हो गई। फिलीपींस जो पहले चावल का निर्यात करता था, अब भारी मात्रा में चावल का आयात कर रहा है। हाल में उसने संसार के सारे देशों में एक टेंडर भेजा है, जिसके मुताबिक वह 6 लाख टन चावल का आयात करेगा। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि यदि एशियाई देशों की मंडी से भारी मूल्य चुकाकर फिलीपींस ने 6 लाख टन चावल आयात कर लिया तो शेष देशों के लिए भारी संकट पैदा हो सकती है। थाईलैंड और वियतनाम में भी इस वर्ष चावल की पैदावार अच्छी नहीं हुई। भारत में तो भयानक सूखा पड़ा ही है, जिस कारण यहाँ पर खाद्यान्नों के मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह अत्यंत दुर्भाग्य की बात है कि आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी भारत के किसान वर्षा पर ही निर्भर रहते हैं। यदि किसी कारणवश अगले 2 वर्षों में मानसून समय पर नहीं आया, तब क्या होगा? उस हालत में खाद्यान्न के मूल्य कहां चले जाएंगे? डर है कि इससे देश के अंदर राजनीतिक अस्थिरता फैलेगी और भूखे तथा गरीब लोग आंदोलन की राह पकड़ लेंगे। संसार में खाद्यान्न के बढ़ते संकट को देखते हुए प्रायः सभी देश अपने यहाँ अधिक से अधिक अनाज का भंडार जमा करा लेना चाहते हैं, जिससे यदि भविष्य में अनाज की पैदावार संतोषजनक नहीं हुई तो उनके देशवासियों को भुखमरी का सामना नहीं करना पड़े। आचार्य डेनियल मिडलैंड बंजे, कारगिल और लुइडेस दुनिया के अनाज की चोटी के व्यापारी हैं। इन सभी व्यापारियों का कहना है कि संसार के संपन्न देशों को अनाज की जमाखोरी करने की प्रवृत्ति समाप्त करनी चाहिए और जिस देश में अनाज का भरपूर उत्पादन हो रहा है उन्हें उदारता पूर्वक गरीब और विकासशील देशों को सस्ते दामों पर अनाज का निर्यात करना चाहिए, क्योंकि यदि संसार में कहीं भी भुखमरी के कारण दंगे होते हैं तो इसका असर संसार के दूसरे देशों पर भी पड़ेगा। प्रश्न यह है कि क्या संसार के संपन्न देश इस ओर ध्यान देंगे? कार्तिक की ये रिकॉर्डिंग सुनते हैं। शाहिद कपूर और प्रियंका चोपड़ा की नई मूवी आ रही है। डैड, उसमें 3 कहानियां हैं। हाउ इज इट पॉसिबल डैड? देखो बेटा, इस बात पर मुझको 2 पंक्तियां याद आती हैं। अर्ज करता हूँ, मुलायजा फरमाओ। मुख्तसर मुलाकात है, अनकही कोई बात है बेटे, बात है। पर डैड, इसका मेरी प्रॉब्लम से क्या कनेक्शन है? अब देखो बेटे, हालांकि इसमें जोर आया नहीं है कि शाहिद और प्रियंका की जोड़ी काफी कमाल की है, लेकिन जैसा कि तुमने कहा कि 3 स्टोरीज, ये 3 स्टोरीज अगर पब्लिक को समझ में आ गई तो ठीक है, वरना पब्लिक भी 3 स्टोरीड बिल्डिंग से जंप मार दे तो लाजमी है। बाकी फोन जल्दी से रखो क्योंकि कॉल वेटिंग में आजमी है। SPD के वालेक में आपका फिर से स्वागत है। 49 मिनट में गत 16 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में रोम में संसार के संपन्न देशों के प्रतिनिधियों की एक समय सभा हुई, ये विचार करने के लिए कि गरीब देशों से भुखमरी कैसे समाप्त की जाए।
इसमें लंबे चौड़े भाषण हुए, परंतु किसी भी अमीर देश ने अविकसित और गरीब देश के भूखों को मदद करने की पहल नहीं की। इससे इससे पोप ने गुस्सा कर कहा कि यह मानवता के नाम पर एक कलंक है कि अमीर देश गरीबों की भूख की तड़प को नहीं समझ पा रहे हैं। यह सच है कि भारत में वर्षा के अभाव में सूखा पड़ा, इस कारण अनाज की भरपूर पैदावार नहीं हुई, परंतु ये परम आश्चर्य की बात है कि आज़ादी के 60 वर्षों के बाद भी हम सिंचाई का कोई पुख्ता प्रबंध नहीं कर पाए, जिस कारण वर्ष भर हमें मानसून पर ही निर्भर होना पड़ता है। इसके अतिरिक्त अब किसानों की यह प्रवृत्ति हो गई है कि यदि उनकी जमीन को उद्योगपतियों को बेच दिया जाए या भवन निर्माताओं को बेच दिया जाए तो उन्हें ढेर सारा पैसा मिल जाएगा। इस कारण भी लोग खेती पर भरपूर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये बात भी सही है कि खेती में मजदूरी, बीज और सिंचाई में जितना पैसा लगता है, अनाज की उपज से वह लागत पूरी नहीं हो पाती है। इसलिए छोटे किसान खेती का काम छोड़कर शहरों की ओर मजदूरी करने भागते हैं। FAO ने एक दिलचस्प अध्ययन कराया है, जिसके मुताबिक शहरों में रहने वाले लोग गांव में रहने वाले लोगों की तुलना में 10% अधिक अनाज की खपत करते हैं। उसने एक अध्ययन और भी कराया है, जिसके अनुसार अमीर देशों के लोग मुश्किल से 20% अनाज का उपभोग करते हैं, जबकि गरीब और विकासशील देशों में आम जनता का मुख्य भोजन 50 से 80% अनाज ही रहता है। ऐसे में भारत को अपनी खाद्यान्न नीति पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। भगवान न करे यदि लगातार 2-3 वर्ष तक मानसून की बारिश नहीं हुई तो तब तो एक ऐसी भयानक स्थिति देश में पैदा हो जाएगी जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। अपने देश में लोग फल और सब्जियां बहुत कम खाते हैं। यदि देश के सारे लोग सप्ताह में एक दिन फल और सब्जियों से गुजारा करें, जैसा लाल बहादुर शास्त्री के समय में हुआ था, तो खाद्यान्न संकट बहुत हद तक हल हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार को सख्ती से जमाखोरों और कालाबाजारियों के खिलाफ कदम उठाना होगा, अन्यथा खाद्यान्न के दाम बढ़ते जाएंगे और गरीब जनता पिसती जाएगी। राजनीतिक दृष्टि से भी यह स्थिति अत्यंत ही चिंताजनक है। जनक है, जनक है, जनक है, जनक है, जनक है। यह थी डॉक्टर गौरी शंकर राजहंस की लेख, जिसका शीर्षक था संसार में खाद्यान्नों का अभूतपूर्व संकट। बावन मिनट हो चुके हैं। SPD के वाल एक में आपका स्वागत करते हैं। इस रिकॉर्डिंग को खींचतान कर सिर्फ 1 घंटे 20 मिनट तक ले जाया जाएगा। अब जो है SPD के वाल एक में प्रस्तुत करते हैं, स्वस्थ रहना है, कीजिए काम के बीच थोड़ी मस्ती, स्वस्थ जीवन दिवस पर विशेष। रोजमर्रा के काम की भागदौड़, तनाव और बदलती जीवन शैली के बीच स्वस्थ रहना परेशानी का सबब बनता जा रहा है। ऐसे में अपने कर्मचारियों को स्वस्थ जीवन देने के लिए कंपनियां भी आगे आ रही है। इन तरीकों की बदौलत कर्मचारी काम के बीच अपने आप को शारीरिक और मानसिक तौर पर फिट बनाए रखने की जुगत में लगे हुए हैं। नोएडा की एक निजी टेलीकॉम कंपनी में वरिष्ठ प्रबंधक मानव संसाधन संदीप सिंह ने बताया कि उनकी कंपनी सप्ताह में एक दिन अपने कर्मचारियों के लिए ध्यान योग की कक्षाएं आयोजित करती है, ताकि कर्मचारियों को तनाव प्रबंधन, स्ट्रेस मैनेजमेंट के गुण सिखाए जा सकें। संदीप ने कहा, अब तक लोगों का मानना था कि सिर्फ संतुलित भोजन और नियमित व्यायाम से ही स्वस्थ रहा जा सकता है, लेकिन हमने अपनी कंपनी में एक सर्वेक्षण में पाया कि स्वस्थ रहने के लिए तनाव से निपटना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए प्रबंधन में फौरन इस दिशा में काम शुरू किया, ताकि कर्मचारियों और अंततः कंपनी के प्रदर्शन में सुधार आए। संदीप के मुताबिक इस पहल के बाद से बाल के सर्वेक्षण में कर्मचारियों के काम के स्तर में लगभग 15% तक सुधार दर्ज किया गया। परंपरागत मानकों को बदलते हुए कई कंपनियां ऐसी भी है जहां कर्मचारियों को तनाव से बचने के लिए कार्यस्थल पर ही विभिन्न खेलों और मनोरंजन की सुविधाएं दी जा रही है।
गुड़गांव स्थित कॉलेज कॉल सेंटर स्कैन सेंटर के चीफ ऑफ ऑपरेशनल मैनेजर सुबोध मिश्र के मुताबिक हमारे देश में काम के बीच इस तरह के काम अब तक मस्ती माने जाते थे, लेकिन अब विदेशों के तर्ज पर हमारे देश की कंपनियों में भी काम के बीच मनोरंजन को जगह मिलने लगी है। ये शार्ट ब्रेक कर्मचारियों के दिमाग को तरोताजा रखते हैं। उन्होंने कहा कई कंपनियां म्यूजिक रूम, प्ले रूम और चैटिंग रूम बना रही है जहां कर्मचारी बीच बीच में जाकर बैठ रहे हैं। काम के बीच की ये चुहलबाजी माहौल को और अंततः दिल को हल्का रखते हैं। लगातार काम के बीच दिमाग को डाइवर्ट करना जरूरी है। इस डाइवर्शन के बाद कर्मचारी दोगुनी क्षमता से काम कर सकते हैं। ओहियो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने भी पिछले माह किए अपने एक शोध में कहा था कि काम के बीच न्यूनतम 5 मिनट का भी मनोरंजन दिमागी क्षमता पर सकारात्मक असर डालता है। शोधकर्ताओं के मुताबिक अगर आप लगातार 2 घंटे भी एक तरह का काम कर रहे हैं तो इससे दिमाग की कोशिकाएं कुंद सी पड़ने लगती है। इन्हें दोबारा सक्रिय करने के लिए बीच बीच में कम से कम 5 मिनट का ब्रेक लेना जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। फिल्म सौदागर के बाद हम जो है प्रस्तुत करेंगे और भी कुछ एसपीडी के वाले में। अब जो है डॉक्टर आशीष वशिष्ठ की एक लेख प्रस्तुत करते हैं। बीजेपी को कहां ले जाएगी आडवाणी की रथ यात्रा, सौदागर का ये गाना है। संतावन मिनट में प्रस्तुत करते हैं आडवाणी की रथ यात्रा, एसपीडी के वाल एक ने। आडवाणी की रथ यात्रा से तमाम सवाल निकलकर देश के सामने आए हैं। खुद उनकी पार्टी के नेता उनकी इस यात्रा को पीएम पद की दावेदारी के रूप में देखते हैं। आडवाणी चाहे खुद इस बात को खारिज कर चुके हैं कि वे प्रधानमंत्री पद की ओर में शामिल नहीं है। आडवाणी की रथ यात्रा देश की जनता में कितनी चेतना जागृत कर पाती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। असल सवाल यह है कि जब बीजेपी में अंतर्कलह, खींचतान और आरोपों प्रत्यारोपों का सिलसिला चरम सीमा पर है, ऐसे में आडवाणी की रथ यात्रा बीजेपी को कहां ले जाएगी यह देखना अहम होगा। अन्ना के अनशन ने यूपीए सरकार और खासकर कांग्रेस के विरुद्ध जो देश भर में माहौल बनाया है उसे भुनाने की राजनीतिक तौर पर बड़ी पहल बीजेपी ने ही की। यूपीए से नाराज जनता को अपने पाले में लाने और अपनी बरसों पुरानी पीएम बनने की चाहत ने बूढ़े आडवाणी के शरीर में भी नए जोश का संचार इस कदर कर डाला कि वे रथ यात्रा की पुरानी ट्रैक को एक बार फिर से आजमाने निकल पड़े। खास बात यह है कि विपक्षी दलों की बजाय आडवाणी को खुद अपनी पार्टी के अंदर से ही सर्वप्रथम विरोध का सामना करना पड़ा। आडवाणी की काट के लिए बीजेपी में लगभग आधा दर्जन ऐसे दूसरे नेता मौजूद हैं जो दिन रात पीएम बनने के सपने देखते हैं। ऐसे में आडवाणी का भ्रष्टाचार के विरुद्ध जन चेतना रथ यात्रा निकालना विशुद्ध रूप से राजनीतिक हथकंडा और स्टंट ही दिखाई देता है। असल में आज बीजेपी को एक साथ कई मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। अपने ऊपर लगे हिंदुत्व के ठप्पे को पार्टी मिटाना चाहती है और यह साबित करना चाहती है कि यह सांप्रदायिक नहीं है। आडवाणी ने जिन्ना के मज़ार पर जाकर इसकी कोशिश भी की थी, जिसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ा। वहीं पिछले 7 सालों में पार्टी को 2 बार आम चुनावों में हार का सामना करना पड़ा है। सत्ता पाने की बेचैनी और छटपटाहट पार्टी नेताओं में साफ तौर पर दिखाई देती है। आडवाणी पार्टी में उस समय सबसे सीनियर लीडर है। ऐसे में आडवाणी को ऐसा लगता है कि बीजेपी उन्हीं के मजबूत कंधों पर टिकी हुई है। पिछले आम चुनावों में बीजेपी ने आडवाणी के व्यक्तित्व को ध्यान में रखकर ही पीएम पद के लिए उनको प्रचारित किया था, लेकिन देश की जनता ने आडवाणी के साथ ही साथ बीजेपी को नकार कर साफ संदेश दे दिया था। पिछले 2 सालों में पार्टी की लोकप्रियता का ग्राफ बड़ा तेजी से गिरा है। पार्टी चाहकर भी यूपीए सरकार को घेर पाने में सफल नहीं हो पाई थी। सुषमा स्वराज को नेता विपक्ष की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपकर पार्टी ने साफ कर दिया था कि पुरानी पीढ़ी के नेता केवल मार्गदर्शन दे, हस्तक्षेप न करें। आडवाणी भी इस इशारे को समझ गए थे, लेकिन रामदेव और अन्ना के आंदोलन ने देश की जनता को जगाने और यूपीए सरकार के खिलाफ माहौल तैयार करके मुफ्त
सुप्त पड़े आडवाणी के मन में पीएम बनने की चाहत को पुनः जगाने का काम कर डाला है। आज पार्टी में उठापटक, अंतर्विरोध और खींचतान का माहौल चरम पर है। भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते बीजेपी को अपने दो मुख्यमंत्रियों को बदलना पड़ा। ऐसे में आडवाणी का भ्रष्टाचार के विरुद्ध जनचेतना रथ यात्रा निकालने का तुक समझ से परे है। सच तो यह है कि रथ यात्रा की आड़ में आडवाणी एक बार फिर देश की जनता और पार्टी के भीतर यह मैसेज देना चाहते हैं कि उनमें पीएम बनने के गुण और शक्ति की कोई कमी नहीं है। लेकिन इन तमाम सवालों और चर्चाओं के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि व्यक्तिगत तौर पर आडवाणी को जो नफा नुकसान होगा वो तो आडवाणी जाने, लेकिन आडवाणी की रथ यात्रा बीजेपी को कहां लेकर जाएगी, ये बात सोचने वाली है। खुद को पाक साफ बताने वाली बीजेपी के दामन पर भी भ्रष्टाचार के दाग लगे हुए हैं। ऐसे में आडवाणी की रथ यात्रा से देश की जनता में क्या संदेश जाएगा, ये बात कोई छिपी हुई नहीं है। असल में इस बात को पार्टी के नेता भी बखूबी समझते हैं और सोची समझी नीति के तहत ही वे खुलकर आडवाणी की रथ यात्रा का विरोध नहीं कर रहे हैं। पार्टी के दूसरे नेताओं को लगता है कि आडवाणी को घूम घूम कर खुद ही अपनी हैसियत का अंदाजा लग जाएगा। अभी तक आडवाणी की रथ यात्रा देश की जनता और मीडिया का ध्यान अपनी ओर खींचने में कामयाब नहीं हो पाई है। वहीं पार्टी के भीतर गुटबाजी के चलते छोटे बड़े नेता नफे नुकसान का हिसाब लगाकर ही आडवाणी के हमराही बन रहे हैं। असलियत आडवाणी से भी छुपी हुई नहीं है। आज पार्टी के भीतर से लगभग आधा दर्जन नेता उनको खुली चुनौती और टक्कर दे रहे हैं। गडकरी की अध्यक्षता भी उनकी सेहत के लिए खतरनाक साबित हो रही है। तो वहीं मोदी का बढ़ता कद और लोकप्रियता आडवाणी की राजनीतिक सेहत को दिनों दिन बिगड़ने में खास भूमिका निभा रही है। तमाम दिक्कतों परेशानियों के बावजूद आडवाणी खुद को पीएम की रेस में बनाए रखना चाहते हैं। उन्हें पता है कि अगर वे थक हार कर घर बैठ गए तो उनका हश्र वही होगा जो अटल बिहारी वाजपेयी या दूसरे कद्दावर नेताओं का हुआ है। आडवाणी की रथ यात्रा से बीजेपी को राजनीतिक तौर पर कहीं कोई नफा नुकसान होता दिखाई नहीं देता। अगर अन्ना और रामदेव की कोई फसल काटने की आडवाणी कोशिश कर भी रहे हैं तो देश की जनता इसकी असलियत बखूबी जानती है। भाजपा ने सत्ता में रहकर क्या गुल खिलाए हैं ये किसी से छिपा नहीं है। राम मंदिर के लिए जब आडवाणी रथ यात्रा की थी तो रथ यात्रा की पूरे देश में धूम और उत्साह था। अब माहौल बदल चुका है। अगर मीडिया न बताए तो जनता को यह पता ही नहीं कि आडवाणी का रथ किस सड़क पर दौड़ रहा है। आडवाणी की रथ यात्रा से पहले मोदी का सद्भावना उपवास भी पीएम की दौड़ का मोदी का पहला कदम था। मोदी के उपवास ने आडवाणी की रथ यात्रा का रंग फीका तो किया ही, वहीं आडवाणी को खुली और सशक्त चुनौती भी दी। आडवाणी के ख्वाब को बहुत ऊंचे और दूर के हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि जनहित से जुड़े मुद्दों की बजाय अन्ना और रामदेव की बोई फसल काटने को बीजेपी अधिक उत्सुक नजर आ रही है। महंगाई ने पिछले कई सालों से आम आदमी का जीना दूभर कर रखा है, लेकिन बीजेपी ने एक बार फिर दमदार तरीके से महंगाई का विरोध नहीं किया। बीजेपी की कार्यशैली से ऐसा आभास ही नहीं होता है कि देश में कोई दमदार विपक्षी दल भी है। यूपीए सरकार की पहली और दूसरी पाली में बीजेपी सरकार के सुर में सुर मिलाती ही दिखाई दी। ऐसे में आडवाणी की रथ यात्रा से बीजेपी की राजनीतिक दुकान कतई चमकने वाली नहीं है। जनता को इस बात का बखूबी एहसास है कि हमाम में सभी नंगे हैं, और अगर सत्ता बीजेपी के हाथ में आ भी जाए तो इस स्थिति में कोई ज्यादा फर्क आने वाला नहीं है। आडवाणी आज रथ लेकर देश भर में घूम रहे हैं। ऐसे में जनता के बीच उनकी पैठ या साख बनने के बजाय पार्टी की पोजीशन खराब ही हो रही है। जिस पार्टी ने हाल ही में अपने 2 मुख्यमंत्रियों को भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते हटाया हो, दक्षिण में जिसका कद्दावर नेता करप्शन के आरोपों में जेल में बंद हो, दिल्ली की तिहाड़ में जिस दल के सांसद हवा खा रहे हो, उस दल का सीनियर नेता भ्रष्टाचार के विरुद्ध जनचेतना यात्रा कर रहा हो, तो जनता के बीच उस नेता और दल की कैसी छवि बनेगी यह सहज ही समझा जा सकता है। लबोलुआब यह है कि आडवाणी की रथ यात्रा से बीजेपी को नफा कम और नुकसान ही ज्यादा होगा, क्योंकि आज बीजेपी जिन हालतों से गुजर रही है उसे रथ यात्रा ही की ही नहीं, आत्मचिंतन की अधिक जरूरत है। डॉक्टर आशीष वशिष्ठ की यह लेख थी जिसका शीर्षक था बीजेपी को कहां ले जाएगी आडवाणी की रथ यात्रा। इश्क करेंगे इस गाने के साथ और आएंगे बाजीगर शाहरुख खान। 92.7 बिग एफएम आप सुनाओ लाइव बनाओ। 1 घंटा 5 मिनट पर हम प्रस्तुत करते हैं प्रदूषण में घुलता मानव जीवन।
नीरज भारद्वाज की लेख। वर्तमान समाज की विडंबना यह है कि आज समस्याएं अधिक है और समाधान कम। हर देश अपने ढांचे को मजबूत करने और उद्योग धंधों के माध्यम से लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठाना चाहता है, लेकिन इसे पाने की चाह में व्यक्ति कितना कुछ खो रहा है शायद इसका अंदाजा किसी को नहीं है। प्रकृति ने हमारे लिए सुखद, सुंदर और स्वस्थ आवरण का निर्माण किया, लेकिन हमारी भौतिक सुखों की ओर बढ़ती अभिलाषा ने उसे दूषित कर दिया है। आज क्या शहर और क्या गांव सभी प्रदूषण की समस्या की चपेट में है। आज मनुष्य प्रकृति पर हावी हो गया है तथा वह उसे अपनी सहचरी न मानकर अपनी चेरी बनाने में संलग्न है। प्रकृति ने भी कुपित होकर मानव का प्रदूषण एवं पर्यावरण असंतुलन के रूप में अभिशप्त किया है। पर्यावरण प्रदूषण के चलते लोगों का जीवन दोभर होता जा रहा है। आज वायुमंडल इतना प्रदूषित है कि स्वच्छ वायु में सांस लेना दोभर होता जा रहा है। प्रदूषण के कारण जलवायु और भूमि के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में अवांछनीय परिवर्तन से मानव जीवन, जीव जंतु तथा पेड़ पौधों को अत्यधिक हानि पहुंच रही है। प्रदूषण के कारण जनजीवन तहस नहस होता जा रहा है। सरकार भी इस समस्या के प्रति जागरूक दिखाई देती है। अभी 2010 की IIT दिल्ली के सर्वेक्षण रिपोर्ट में चौंका देने वाले आंकड़े सामने आए हैं कि भारत के 48 शहरों की आबोहवा दूषित और रहने लायक नहीं है, जिनमें 33 शहरों का प्रदूषण मानक CEPI का आंकड़ा 70 से ज्यादा है। 32 शहरों का 30 से 70 है। 10 शहरों जिनका CEPI का आंकड़ा 80 से भी पार हो जाता है। और सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में गुजरात के अंकलेश्वर और वापी हैं, तो तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद शहर है। ये सभी प्रदूषित शहर भारत के सभी राज्यों में हैं। Today, SMS love to 55454. प्रदूषण में घुलता मानव जीवन, नीरज भारद्वाज की ये इस SPD के वाल एक की आखिरी रिकॉर्डिंग है। ये Dan, Digicable and Song Direct. Now also available. आगे प्रस्तुत करते हैं सर्वेक्षण रिपोर्ट में भारत के दिल्ली के नजफगढ़, आनंद पर्वत, ओखला, नारायणा और वजीरपुर इलाके प्रदूषण के लिहाज से घातक है। रिपोर्ट के अनुसार केंद्र व राज्य सरकारें इन शहरों में नए उद्योगों को लगाने पर सख्ती से पाबंदी लगाए। पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने कार्यकाल में पर्यावरण के लिहाज से केरल की साइलेंट वैली में लगने वाली परियोजना को दृढ़ता से रोका था। आज भी मौजूदा सरकार को पर्यावरण बचाने के लिए कड़ाई से कार्य करना होगा। वास्तविकता यह है कि आज अधिक आबादी को बचाने और खनन कार्यों के चलते प्रकृति का दोहन हो रहा है। वृक्षों का अधिक संख्या में कटना, खदानों और खननों को खोदा जाना, नदियों में नालों का पानी डालकर नदियों को दूषित करना, इसका ज्वलंत उदाहरण है यमुना नदी है। इसकी सफाई के लिए करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं और अभी करोड़ों और खर्च होने हैं, लेकिन हालात जस के तस से। आंकड़े बताते हैं कि ITI सिटी बेंगलोर में करीब 100 साल पहले 300 झीलें और तालाब हुआ करते थे, लेकिन मैसूर व बेंगलोर के बीच जब सुपर एक्सप्रेस वे बनकर तैयार हुआ तो पता चला कि वहां केवल 2-4 तालाब ही बचे हैं। वाहनों का बढ़ना और इनसे निकलने वाला धुआं तथा अधिक संख्या में उद्योगों का लगना और इनसे निकलने वाला धुआं, शोर और दूषित जल पर्यावरण प्रदूषण को न्योता दे रहे हैं। यदि इसी प्रकार विकास कार्यों के चलते प्रदूषण का आंकड़ा बढ़ता रहा तो भारत का कोई भी शहर रहने लायक नहीं रहेगा, क्योंकि प्रदूषण के चलते मानव भयानक बीमारियों से पीड़ित धीरे धीरे मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहा है। इसलिए प्रदूषण की समस्या से जल्दी नहीं निपटा गया तो हम अपनी आने वाली पीढ़ी को सुखहाल जीवन नहीं दे पाएंगे। यह थी SPD के वाल एक की आखिरी रिकॉर्डिंग, नीरज भारद्वाज की। शीर्षक था प्रदूषण में घुलता मानव जीवन। इसी के साथ हम आज्ञा चाहते हैं। मेरे साथ अब तक इस SPD के वाल एक में 1 घंटा 10 मिनट तक मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। खुदा हाफिज। फिल्म जान तेरे नाम में कुमार शानू और आशा भोसले जी गा रही है। समीर के गीत पर नदीम श्रवण का संगीत है।